एक बार इस बात को समझ लें कि ध्यान और भगवान ये उस चीज से बहुत ऊपर होता है जो हमें पता है और जो हम समझते हैं, जो आप सबने समझा है। सबने इस ध्यान का अर्थ मैंने देख रहा था अलग अलग समझा। जिसने जैसी समझ बनाई हुई है, जिसने जैसी चीजों को देखा हुआ है, जो जैसे वातावरण में रहा है, उसने इन चीजों में से अपने अपने काम की वो चीजें निकाली। वो वहां नहीं जाने की कोशिश कर रहा था जहां ये आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा एक दो आदमी तो उससे विचलित हो गए जब ये हरे रंग पर लेकर जा रहे थे आपको। मतलब कितना मैं अजीब, हम कितने कितनी छोटी सी सोच पे लेके चले जाते हैं। हमने अपने आप को कैसे, हमने अपने परमात्माओं को भी कैसे रंगों में डिवाइड कर लिया है। और असल में जो मौलाना या मौलवी जो आपको मस्जिद में ध्यान बताते हैं, जो इन्होंने ध्यान बताया, जो मंदिर में बाबा जी बताते हैं, जो कहीं और बताते हैं, वो ध्यान नहीं होता है असल में। उनमें से एक भी ध्यान नहीं होता। ये भी ध्यान नहीं था। ये ध्यान तक जाने की प्रोसेस में लेकर जा रहे थे आपको, ध्यान तक जाने की तरफ ले जा रहे थे, ध्यान में नहीं ले जा रहे थे। कि पहले जो दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर जो बोझ है, पहले इनको तो उतारना सीख लो। पहले जो दिमाग में चढ़ा रखा है उस कचरे को तो फेंकना सीख लो। शरीर को तो भूलना सीखो। शरीर के थोड़ा भीतर, सांस के आसपास कहीं थोड़ा बहुत सोचो। वो वहां लेकर के जाने की कोशिश कर रहे थे, जितना मैं समझा। हम सबकी समझ अलग अलग है और जितना जो जहां तक पहुंचा है वो वहीं तक बात करेगा, उससे आगे वो बात नहीं कर पाएगा। और जिस जगह हम जाना चाहते हैं उसके बारे में बात करने की औकात हमारी नहीं है। आदमी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया है जो उस परमात्मा तक, उस अल्लाह, गॉड, जो भी है, उस तक जाने की, मतलब उसको एक्सप्लेन कर सके या उसकी बात कर सके। तो इतना बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गौर फरमाइएगा। वो सबसे ऊपर और सबसे अलग चीज है। वो तभी उस दिशा में आगे बढ़ सकोगे जब आप ये भूल जाओगे कि आप कौन हैं। ये पहले भूलना पड़ेगा कि आप कौन हैं। और जब आप ये भूलने लगोगे तो आपको भगवा और हरा एक ही नजर आएंगे, तब वो अलग अलग नजर नहीं आएंगे। वो असल में एक ही हैं। वो जब सारे रंग मिल करके एक जगह इकट्ठे होंगे तो सब सफेद हो जाएंगे। और यही इंद्रधनुष है, जब अलग होंगे तो वो सुंदर लगते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो रोशनी का प्रतीक बन जाते हैं, जब वो सारे गायब हो जाते हैं तो अंधेरे का काला हो जाता है। तो उन चक्रों में नहीं पड़ना है। जौन सा रंग ज्यादा हो जाएगा, कोई रंग कम होता है। यहाँ हमारे कलाकार बच्चे भी बैठे हैं, रंग थोड़ा सा एक फालतू कर दो तो रंग ही अलग हो जाता है, थोड़ा सा एक कम कर दो, तीसरा मिला तो अलग हो जाएगा। तो थोड़ा सा निकलना है हमको इन सब चीजों से। और मोर्चे का मकसद बड़ा यूनिक है, बहुत अलग है। अभी कहने को तो लिखने में ऊपर लिखा हुआ है व्यक्ति निर्माण। अरे भैया, हम थोड़ी व्यक्ति निर्माण करते हैं, वो तो परमात्मा ने कर रखा है, हमको तो बना दिया है। पर कमाल की बात यह है, हम वो है ही नहीं जो हमको बनाया था। हम व्यक्ति बने ही नहीं अब तक। हम तो अभी तक कहीं और ही जा रहे थे और कहीं और ही सोच रहे थे। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको उस दिशा तक लेकर जाने की कि हमारा जो मकसद है असल में, जो जनता सरकार मोर्चा का है, वो जिस दिन आपको सही में समझ आएगा। मतलब अभी तक तो कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस देखे, कुछ लोग
भाई हम परेशान थे किसी मुद्दे पर और हमको उस परेशानी का हल मिल गया या मिल जाएगा इस उम्मीद में वो जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों के भीतर एक आग है और उनको लगता है कि ये मोर्चा उनकी उस आग को थोड़ा बहुत मतलब तेल पानी दे सकता है, इसलिए वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर असलियत में एक तो मकसद हमारा हल हो रहा है, मतलब साथ के साथ हो रहा है। छोटा मकसद जो है वो पहला मकसद ये है कि हम आप सबको एक दूसरे से मिलवा दें। तो कोई है यहाँ जिसको कोई नया दोस्त मिला हो अभी आने के बाद, जो पहले नहीं जानता था एक दूसरे को? हाथ खड़ा करके बताइए जरा, किस किस को मिले यहाँ नए दोस्त? जिनको नहीं मिले हैं, जिनका हाथ अभी नीचे हैं, वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वरना हमने तो पूरी कोशिश कर रखी है। भाई इतने सारे अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके सोच के लोग आए हैं और उसको एक भी व्यक्ति नहीं मिला है अब तक, तो भाई फिर उनको कहीं नहीं मिलेगा। अगर यहां भी नहीं मिलेगा तो अपने अपने विचार का, अपने टेस्ट का, अपनी जैसी सोच का आदमी ढूंढ लो। इनमें से आप जिस भी सोच के आदमी हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमको सबको एक सोच भी नहीं बनानी है। मोर्चे का मकसद आप सबको एक सोच में ढालना नहीं है। मोर्चे का मकसद है आप सब पहले अपनी सोच तय करो और फिर वो सारे के सारे लोग अपनी सोच को पक्का मानते हुए बाकी सबके साथ प्यार से कैसे रह सकते हैं। कि दूसरी सोच का आदमी है, वो आपके जैसा नहीं सोचता है, लेकिन आप उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। कहां भागोगे? आपके पिताजी हैं, घर में पैदा हो गए। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, परमात्मा बड़ा कमाल का काम करता है। वो सबसे पहला खेल ऐसा खेलता है जो आप देख ही नहीं पाते। आपका जिसके साथ पक्का कंफर्म कभी ना टूटने वाला रिश्ता होगा, वो व्यक्ति कभी भी आपकी सोच का नहीं होगा। आपका पिता या आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपका पति या आपका सगा भाई बिल्कुल अपोजिट होगा आपके। वो पहला लेसन दे रहा है बचपन से, ये तुम्हारे जैसा नहीं है, फिर भी तुमको इसके साथ रहना है। करो एडजस्ट, बनाओ माहौल, करो तय कैसे जियोगे। लड़ते रहोगे सारी जिंदगी या कोई तरीका निकालोगे, या एक्सेप्टेंस आएगी तुम्हारे अंदर कि भाई ये ऐसा है, इसमें अपना क्या कसूर, ये इस तरह सोचता है तो इसमें मेरी क्या गलती, इसमें इसकी क्या गलती। कौन भला अपने माँ बाप को दुखी करना चाहेगा? और मैंने कोई माँ बाप अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं देखा। देखो कमाल की बात है ना। और कौन माँ बाप अपने बच्चों की नजरों में कमजोर होना चाहेगा? मैंने आज तक कोई बच्चा भी अपने माँ बाप से संतुष्ट नहीं देखा। हर बच्चे को अपने माँ बाप से ढेर सारी शिकायतें हैं, ये ऐसा नहीं करते, ये ऐसा करते हैं। कोई भाई मैंने अपने भाई से संतुष्ट नहीं देखा, कोई पत्नी मैंने पति से संतुष्ट नहीं देखी। हमारे वाली भी नहीं होती। और कोई पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ उनको बदलना है उनके अंदर, कुछ ना कुछ उनको कहना है कि तुम ऐसे ठीक नहीं हो, तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए, तुम्हारी ये वाली चीज गलत है, तुमको ऐसा बनना है। और कमाल ये है कि समझाते रहते हैं और समझाते रहते हैं, और वो सामने वाला जो आपको नाराज करना भी नहीं चाहता है, आपकी नजरों में गिरना भी नहीं चाहता है, फिर भी वो वैसा ही रहता है। इसका मतलब अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग है। वो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं समझी तो गड़बड़ परमानेंट रहेगी, परेशानी परमानेंट रहेगी। कभी समझ नहीं पाओगे, कभी समझा नहीं पाओगे। तो समझाने का तो एक नियम है, सामने वाला आपके जैसी सोच का होगा तो समझा पाओगे। क्यों जी? मैथ का मास्टर सबको मैथ समझा पाया क्या? साइंस वाला सबको साइंस नहीं समझा पाया, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाया, और हिंदी वाला हिंदी नहीं पढ़ा पाया, संस्कृत वाला संस्कृत नहीं पढ़ा पाया।
भैया जो संस्कृत के लिए पैदा हुआ था उसी को संस्कृत वाला संस्कृत के साथ जोड़ पाएगा, और जो गणित के लिए पैदा हुआ था उसी को गणित वाला गणित के साथ जोड़ पाएगा। वो सीधा सा फार्मूला है, फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो जोड़ नहीं पाया है तो उसको समझाने की बजाय सबसे पहला जो आपका काम बनता है वो है कि एक बात समझ लेना, मैं जो यहां बैठा हूं, अगर मैं अपने आप को स्कूल का शिक्षक मान लूं और आप क्लास के बच्चे समझ लो, तो भैया एक बात मुझे तो समझ में आ गई है कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, है कि नहीं? इसलिए मैं तो फालतू टेंशन लेता नहीं कि मेरे तो सारी बात हो गई, इतने दिन हो गए भौंकते हुए, इतने दिन हो गए बोलते हुए, देश वाले सुनते नहीं है, समाज वाले सुनते नहीं, ये नहीं करते, हमारी बात को लेते नहीं सीरियसली, ये सब अपन तो पार हो गए। क्यों? हमको समझ आ गया मास्टर जी बच्चों को नहीं समझा सकते। फिर मास्टर जी क्या कर सकते हैं? मास्टर जी सब बच्चों को समझ सकते हैं और समझ के उसको समझा सकते हैं कि भैया तुझे तेरी जिंदगी का मकसद कहां मिलेगा। जिंदगी का मकसद विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आमतौर पे ये वाला सेशन पहाड़ों में जाके लेता हूं मैं खास लोगों का, कि पहले सेशन में इन्होंने चालू कर दिया तो फिर आ गया। सबसे पहला काम जिंदगी का मकसद। अब आपने देखा था, वीडियोस में भी देखा होगा, सुना भी होगा, और मतलब आप समझते भी होंगे कि भाई जिंदगी का मकसद आप तय करोगे कि या परमात्मा तय करेगा? बताओ जरा, आप करोगे कि परमात्मा? अच्छा, उससे भी ठाटे हो गए, उससे मजबूत हो गए। अरे मिस्त्री तय करेगा जो सामान बनाया उसका इस्तेमाल क्या करना भाई। आपको बनाने वाला तय करेगा आपका इस्तेमाल क्या करना है। आप कौन होते हो? आप औजार मात्र हो, उसका काम करने के लिए आप उसका औजार हो बेसिकली। तो कौन तय करेगा? वही तय करेगा। तो करेगा क्या? पहले तय करके बनाया भाई। जब उसको जरूरत महसूस हुई कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, मुझे ऐसा कीड़ा चाहिए, मुझे ऐसा मकोड़ा चाहिए, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए, वो बनाने की तरफ काम करेगा और बना देगा। समझे नहीं? उसको पंख वाला चाहिए, पंख वाला बना लेगा। उसको लंबी पूंछ वाला चाहिए, छोटी पूंछ वाला चाहिए, ज्यादा हाइट वाला चाहिए, व्हेल मछली जैसा चाहिए कि अमीबा जैसा चाहिए, उसको जितना छोटा चाहिए छोटा बना लेगा, जहां पे बड़ा चाहिए बड़ा बना लेगा। जहां आदमी खाने वाला बनाना होगा, शेर बनाना होगा, शेर बना लेगा। जहां घास खाने वाला बनाना होगा, घास वो बना लेगा। जहां उसके खाने के लिए अरेंजमेंट करना होगा वो अरेंजमेंट भी कर दे। वो सारा इंतजाम करके तभी चलेगा। जैसे अपन तो छोटा मोटा घर भी बनाना हो या कहीं ड्यूटी भी जाना हो तो इंतजाम करके चलते हैं, कौन से कपड़े पहनने, कैसे ड्रेस, कैसे कौन सा खाना लेके जाना है, आज क्या लेके जाना, सब तैयारियां करके चलते हो ना। वो भी जब इस सिस्टम को चलाएगा तो सब तैयारियां करके बैठा है ना, या आप करोगे वो तैयारी? बताओ। आप यदि करोगे, अगर मान लो उसने चाकू, आपने चाकू बना दिया और चाकू बोले काटूंगा, और ये ना देखे किसको काटूंगा, है? तो जो घर में हो, जो सामान रखा हो, सबको काट देगा वो तो। सोफा भी काट देगा, बिस्तर भी काट देगा, सब्जी भी काट देगा, फल भी काट देगा, को भी काट देगा, टांगे भी काट देगा, हाथ भी काट देगा, गर्दन भी। वो देख ही नहीं रहा, वो तो उसका तो काम अगर काटने का है तो वो तो काट देगा, लेकिन चाकू तय नहीं करेगा। उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, उसको इस्तेमाल करने वाला तय करेगा कि उसको क्या काटना है उस चाकू में। इसी तरह से आपका क्या दायित्व है, आपका क्या कर्म है, आपका क्या रोल है इस धरती पर, ये आप तय नहीं करोगे तो भैया जी पंगा हो गया। फिर
कि अगर आप तय नहीं करोगे तो कौन तय करेगा? बापूजी तय करेंगे, पिताजी तय करेंगे। पिताजी को वैसा बनाया ही नहीं जैसा आपको बनाया है, तो पिताजी आपके जैसा सोच नहीं सकते, तो पिताजी आपके लिए तय नहीं कर सकते। तो क्या गुरुजी तय करेंगे? ना, गुरुजी भी नहीं बनाए आपके जैसे, वो भी तय नहीं करेंगे कि आप क्या करोगे। कोई पंडित, मौलवी, कोई और गुरु वो तय करेगा? वो नहीं करेगा। तो फिर कौन तय करेगा? भाई तय वही करेगा, ये भी कन्फर्म है। इस्तेमाल आपका होना है, ये भी कन्फर्म है। बीच में एक व्यक्ति चाहिए जो आपको बताएगा कि वो तुमको कैसे बताएगा कि तुमको क्या करना है। समझ रहे हैं पॉइंट? मैं ये बताने लग जाऊं कि आपको क्या करना है, गड़बड़ हो जाएगी। मैं अगर पंडित या मौलवी बन जाऊं और आपको बताने लग जाऊं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया। इसलिए मैं आपको यहां तक तो बता सकता हूं, अगर मुझे पता है तो। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे पता है तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर सकता हूं कि वो तुमको कैसे बताएगा। वो भी तब, अच्छा वो भी मैं कैसे बता सकता हूं भैया? अच्छा सोचो जरा, अब मेरे साथ ही कुछ आए हैं। वीर सिंह आया है, सोनी आया है, चौथा कौन है? सचिन आया है, ठीक है। विष्णु भाई बैठे हैं, बड़े जुड़े हुए हैं, वो कहाँ, गौरदत्ता बैठे हैं, ठीक। अब ये हमारी टीम के बिल्कुल वो मेंबर हैं जो मतलब लगे रहते हैं 24 घंटे और हमसे बात करते रहते हैं। ये बता देंगे तुमको कि मैं आपको कैसे बताऊंगा? ये आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं आपको कैसे बताऊंगा? नहीं। एक छोटे से आदमी की बात नहीं बता सकता, ये बताओ, तो मेरे जैसा आदमी उसकी बात बता देगा क्या? कोई भी। देखो, यदि आप पैदा हुए हो, यदि आप बने हो, तो आपका नष्ट होना भी तय है। पंचतत्व से बने हो तो वापस पंचतत्व में ही जाना तय है। जन्म से लेके मृत्यु तक बीच का रास्ता तय करना है। वो रास्ता क्या रहेगा इसको कोई व्यक्ति बताएगा। इसको बता सकता है कोई परमात्मा का बंदा। परमात्मा का बंदा तय होगा जब वो परमात्मा को जानता हो, पहचानता हो, उससे मिला हो, उससे बातचीत होती हो, वही तो होगा। या उससे बिना मिला हुआ आदमी भी परमात्मा का बंदा हो सकता है? भाई बताओ। परमात्मा से मिला हुआ बंदा ही परमात्मा का बंदा हो सकता है, जिसको उसने बताया हो कि तू मेरा बंदा है। क्यों जी? भाई मान लो मैं आपको बताऊंगा ना कि आपको किससे बात करनी है, मैं परमात्मा नहीं कह रहा हूं, मैं देवेंद्र, तो वो भी तो उसको बताएगा कि तू मेरा बंदा है। अब यहां पंगा हो गया, गड़बड़ हो गई कि मान लीजिए किसी ने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, मिला नहीं, उसके बारे में रियलिटी नहीं पता, किताबों से पढ़ ली वो अलग कहानी है, गुरुजी से सुन लिया वो अलग बात है, यहां गद्दी पर बैठ के किसी ने भौंक दिया वो अलग कहानी है। वो बात नहीं कर रहा हूं। जिसने परमात्मा को जाना नहीं है, क्या वो परमात्मा के बारे में बात कर सकता है? हैं? क्यों जी? नहीं कर सकता। अच्छा, मैं देखो, कहीं ऐसा गलती से मत लेना कि मैं जब कंपैरिजन करूं तो आप कहीं छोटी मोटी बात ले लो। मैं आदमी के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, जस्ट एक छोटा सा कंपैरिजन जो आपको समझना है। या आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक एग्जांपल के तौर पे सोनी मेरे साथ है, आपके पास सोनी का नंबर है, मेरी मर्जी के बिना सोनी मेरे से बात करा सकता है आपकी? तो परमात्मा का बंदा परमात्मा की मर्जी के बिना आपकी बात करा सकता है क्या? आपसे मिलवा सकता है क्या उससे मर्जी के बिना? मर्जी तो उसी की चलेगी ना। इसका मतलब बीच वाला जो ठेकेदार है, पंडित जी हो गए, मौलवी साहब हो गए, उधर से पादरी जी हो गए, उधर से गुरु जी, जो भी हो गया, जो भी गद्दी पे बैठ गया, वो उसकी मर्जी के बिना आपसे मिलवा सकता है परमात्मा को?
ये भी पंगा हो गया यार, मर्जी उसी की चलेगी, यानी बीच का होने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए सारे डायरेक्ट कनेक्शन के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए सबको सीधा पर्सनल नंबर चाहिए होता है। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं आपको। तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, बिचौलिए के थ्रू जाना कि सीधी बात करना? अब सीधी बात किससे करे वो? भाई आप उसके काम के हो नहीं, मान लो मैं आपके काम का नहीं हूं, मेरी क्यों सुनोगे आप? कहीं ना कहीं आपको कोई शांति, कोई चीज अंदर से मिलती हो, कोई बात आपकी कोई इच्छा पूरी होती होगी तो ही तो आप यहां आए हो। मेरे ऊपर एहसान करने तो आप यहां नहीं आए हो, ये तो पक्का है कि नहीं? ना ही जनता सरकार मोर्चा कोई ऐसा मलाई लेके बैठा है कि उसको खाने आए हो। मोर्चा भी आपको कोई वादा नहीं करता है कि आपको कुछ देगा, हमने भी कोई वादा नहीं किया कि हम आपको कुछ देंगे। यानी फिर भी कुछ देने का वादा नहीं किया, कुछ प्रॉमिस नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा जो आप आ रहे हो। समझ रहे हो? यानी मैं आपके काम का हूं तो आप यहां तक पहुंचे हो, यानी आप बात करने आए हो, तो अब आपको बात करनी है क्योंकि मैं आपके काम का नजर आ रहा हूं, या तो आपकी क्रांति की ज्वाला को थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, या मैं आपके वाले किसी मसले पर आपकी मदद की उम्मीद आपको है, कुछ भी है। मतलब जस्ट एक समझने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, इसको ऐसा मत समझना कि कहीं ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि आप मेरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बात क्यों करना चाहूं जब आप मेरे काम के ही नहीं हो? ये मैं उधर लेके जाऊंगा। आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो क्योंकि आपको वो परम शक्ति, सबसे पावरफुल ताकत के साथ जुड़ना है। वो ताकतवर ताकत आपके साथ क्यों जुड़े जब आप उसके काम के ही नहीं हो? अगर आप उसका काम करने का हां भरते हो तो वो आपसे जुड़ेगा। यदि आपको अपने काम करवाने तो भैया फिर नहीं, आपको अपना काम करवाना है, आपको अपने लोन की एप्लीकेशन करवानी है, वो भर देंगे, बात खत्म, भाईचारा हो गया। समाज में बैठे थे, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा कि सारा का सारा रोज मंदिर में जाओ, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ये कर दो, हैं रोज की रोज दुआओं में पता नहीं कब कब क्या क्या मांग रहे हो। मांगने के अलावा कुछ कर रहे ही नहीं। अपन मंदिर में जाके या तो मांगते हैं या शिकायत करके आते हैं, तूने ये नहीं किया, तू ये कर देता तो ये हो जाता, तू ये कर। अच्छा तू बताएगा उसको क्या करना है? मतलब मैं बताऊंगा उसको कि क्या करना है? जो पूरे सिस्टम जिसको चलाना है उसे हम बताएंगे कि उसको क्या करना है, हम सलाह देंगे उससे। भैया वो कह रहा है अच्छा सुबह सुबह नहा धो के सबसे पहले मांगने आ जाता है, आकर कभी ये तो नहीं कहा कि बता क्या करवाना है करना क्या है? तभी तो जुड़ेगा वो। तो तभी जुड़ेगा ना भैया जब आप उसका काम करने के लिए निकलोगे। अब उसका काम क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। अभी वो गुरुजी के तक पहुंच रहे थे। अब गुरुजी जौन से ऐसे हैं जिन्होंने परमात्मा से बात नहीं की, परमात्मा को जाना नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा को पहचाना नहीं, क्या ऐसे गुरुजी आपको परमात्मा की बात बता पाएंगे? चलो अब दूसरे वाला मैंने सोने वाला बता दिया। जो परमात्मा को जानता है, जो उससे मिल चुका है, जिससे उसकी बात होती है, जो उसके बिल्कुल करीब है, जो उसका आदमी है, क्या वो उसकी मर्जी के बिना आपसे बात करवाएगा? नहीं करवाएगा। और सबसे बड़ी बात है उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है परमात्मा से बात कराने की, क्योंकि वो तय कर ही नहीं सकता। वो अर्जी लगा सकता है जी जनाब, यदि भाई साहब आपसे फलाना आदमी मिलना चाहता है, परमात्मा बोले अरे तो सारा दिन सुबह सुबह आके फूल दे के फूल की रिश्वत दे के कहता है कि ये कर देना, कभी 10 रुपए डाल के जाता है कहता है ये कर देना,
है? कभी कहता है भंडारा कर दूंगा, वो कहता है पहले काम करते फिर भंडारा करूंगा। मतलब उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि पहले करेगा तो करूंगा भंडारा। अभी तभी करते हैं ना कि हे भगवान तुमने ये कर दिया तो सत्यनारायण की कथा कहलवाएंगे। अच्छा, कंडीशन रखता है कि तुझे सत्यनारायण की कथा कहलवानी होगी तो मेरा काम करना पड़ेगा। फिर उससे अगली कहानी ये है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा को पा लिया, जिस व्यक्ति ने भी, कोई गुरु है, कोई धर्मात्मा है, कोई भी है, अब सोच कर देखो उससे बड़ी कोई ताकत है? नहीं है। तो जिसने उसी को पा लिया उसने ठेका ले रखा है आपका और मेरा। नहीं समझे बात आप? भाई किसी ने परमात्मा को पा लिया, अब वो टेंशन लेगा कि आपकी समस्या दूर हो रही है कि नहीं हो रही है। या फिर चलो हम ये कह देते हैं, इसको दूसरे एंगल से समझो, अब वो ठेका आपकी तरफ से नहीं लेगा, अब वो ठेका उसकी तरफ से लेगा कि वो जो कहेगा, वो जो आदेश करेगा वो करेगा, ना कि वो नाटक करता फिरेगा कि मैं परमात्मा का ठेकेदार हूं, मैं उसका मिल चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं। वो कभी नहीं बोलेगा। ये नियम है। जो व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिला, जो नहीं जानता, जो नहीं पहचानता, वो उसके बारे में बात कर नहीं सकता। और जो मिल चुका है, जो बात कर चुका है, जो देख चुका है, जो एहसास कर चुका है, जो महसूस कर चुका है, वो बात करने की औकात रखता नहीं। क्योंकि आदमी ने कोई शब्द ऐसा नहीं बनाया जो उसको एक्सप्लेन कर सके कि वो क्या है। इसका अर्थ ये निकला, मेरी इस कहानी का अभिप्राय ये है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा पर बात कर रहा है वो फ्रॉड है। नहीं, क्योंकि नहीं मिला तो बात कर नहीं सकता, और मिल गया तो बात करने की जरूरत नहीं, क्या नहीं? और मुझे जिस रास्ते से परमात्मा मिला है, मुझे जिस रास्ते, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, कहीं सोचो कि मैंने मिल गया है कि नहीं? भाई जिसको भी मिला है, मेरा कहने का मतलब यह है, जिसको भी वो मिला है, या मैं अपने लिए इसलिए कर रहा हूं आसान हो जाएगा, मुझे जिस रास्ते परमात्मा मिला है वो मेरा रास्ता है, वो मेरा रास्ता है। मतलब मान लेते हैं हम सबको परमात्मा पाना है, और परमात्मा पाने को हम ये कह देते हैं इस चौराहे तक जाना परमात्मा पाने के बराबर है, हम ये मान लेते हैं। अब मुझे इस चौराहे तक जाना है, आप जहां बैठे हो, समझ लेना, चौराहे तक जाना है। मैंने रास्ता बता दिया आपको कि यहां से उठकर जाना है, पहले ये दरवाजा खोलना है और बाहर जाना है, ठीक है? मैंने ये रास्ता बता दिया, तो आप क्या करोगे? उठकर पहले यहां आकर बैठना पड़ेगा, फिर क्योंकि मैंने बोला है यहां से उठकर जाना है, वहां तक उस दरवाजे तक दरवाजा खोलकर बाहर जाना है, यानी यहां से उठना पड़ेगा पहले। ये मेरा रास्ता है ना वहां तक जाने का। जिस स्थिति में मैं अब बैठा हूं, उस चौराहे तक जाने का मेरा रास्ता ये बनता है पहले यहां से उठना है। तो अब आप भी अगर मेरे रास्ते पर जाना चाहते हो तो पहले यहां आकर बैठना पड़ेगा, तब यहां से उठकर जाओगे, नहीं तो वहीं से उठकर जाना पड़ेगा। तो जो वहां से उठकर जाओगे तो मेरा बताया हुआ रास्ता तो वो नहीं है। नहीं समझे? इस दरवाजे के बाद का रास्ता अलग सबका बराबर हो सकता है, दरवाजे तक का रास्ता सबका अलग है जनाब। जहां पैदा हुए हो, जिस जगह, जिस जैसा आपको बनाया है, जिस तरह का आप जीवन जिए हो, जैसे आपके प्रारब्ध हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, जैसे आपके संस्कार हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, दीक्षा है, माहौल है, देश है, धर्म है, जहां आप पैदा हुए हो वहां से दरवाजे तक तो जाने का रास्ता सबका अलग अलग होगा जनाब। तो फिर एक आदमी वहां तक जाने का रास्ता कैसे बता सकता है? यदि मैं आपको आपका रास्ता बताने लगूं तो पहले आप बनना पड़ेगा मुझे।
मान लो विष्णु भाई को बताना चाहता हूं, विष्णु भाई तुम्हारा रास्ता ये है, तो पहले विष्णु भाई को तो जान लूं, लेकिन मेरे पास इतनी समझ ही नहीं, मेरी दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि मैं विष्णु भाई को समझ लूं। तो जब मैं इनको जानता नहीं तो इनका रास्ता नहीं बता सकता। समझ रहे हो मेरी बात? विष्णु भाई को वहां तक जाने का रास्ता बताने के लिए पहले विष्णु की एग्जैक्ट स्थिति जाननी पड़ेगी, क्योंकि जब मोबाइल में जीपीएस लोकेशन लगाते हो सुल्तानपुर के इस हॉल में जाना है, तो जैसे ही वो लोकेशन लगाओगे जीपीएस वाली बहन जी बोलेगी चलना कहां से है पहले ये तो बता। कि नहीं? करेक्ट कि इनकरेक्ट? इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ये धंधे खोल के रखे हुए हैं ना, सब फ्रॉड है। समझ गए ना? और सारे फर्जी ठेकेदार हैं। तो जो भी धर्म पर बात कर रहा है और संप्रदाय पर और परमात्मा पर बात कर रहा है वो प्योर फ्रॉड है। तो अब सवाल आता है कि फिर भैया जी जाना हो तो क्या करें, क्योंकि मिलना तो है ही, और मिट्टी में मिलने से पहले मिल ले तो ज्यादा बढ़िया है। पंच तत्वों में जाने से पहले अगर कोई जुगाड़ हो जाए किसी तरह है तो बात कुछ और होगी। तो उसका फिर रास्ता उसने दिया है। बचपन से आपको विचार आते हैं, बच्चा अपने माँ बाप को बताता है मम्मा वो टीचर अच्छा नहीं है, मम्मा वो चाचू अच्छे नहीं है, मम्मा वो बढ़िया नहीं है। हम सुनते कहाँ हैं? ये अच्छा नहीं लगता है, ये बढ़िया नहीं है। किसी के आने से रोना शुरू कर दे तो हम उसको चुप कराने पे फोकस करते हैं, ये नहीं देखते हैं गड़बड़ क्या है। वो बच्चा बता रहा होता है कि अभी ऊर्जा गड़बड़ा गई है, तभी गड़बड़ है। हमें कहाँ पकड़ना आता है उस माहौल को, उस चीज को कहाँ जानना आता है? सबसे प्योर फॉर्म तो बच्चा है। देखो, जब तक वो बच्चा बोलना नहीं सीखा है वो तब तक प्योर है, क्योंकि फिर बोलने के बाद तो झूठ ही बोलना चालू करेंगे ना हम लोग। देखो बेटा ये लाइट थोड़ी है यार, प्रकाश कुछ और होता है, ये तो आपकी ट्यूब लाइट है, आप उसको लाइट बता देते हो। पहला ही शब्द झूठ बता दिया। नहीं, क्योंकि जो है वो तो है नहीं। अब आपको मान लो मैं ये कह दूं, एक कोई मोबाइल फोन का डब्बा दिखा दूं आपको, वो ये क्या है? आप बोलोगे फोन है। मैं बोलूंगा इसके अंदर ना उस मदरबोर्ड नहीं है, बोलेगा फिर तो डब्बा है, लिखने में तो फोन लग रहा था। वस्तु होना, वस्तु को समझना और वस्तु को बताना, और फिर सामने वाला उस वस्तु को कैसे समझता है, बिल्कुल 4-5 चीजें बिल्कुल अलग हैं। अगर कोई देवेंद्र को बताने लगे, देवेंद्र कौन? बोला जी वो देवेंद्र बल्हारा, सुपुत्र श्री नफे सिंह बल्हारा, गांव फफड़ाना, जिला करनाल, वो देवेंद्र। अच्छा वो देवेंद्र है, तो जो यहां बैठा है ये क्या है? बोला जी यही देवेंद्र है। अच्छा देवेंद्र है, और अभी इसके भीतर से देवेंद्र निकल जाए तो बोलेंगे बॉडी को उठाओ, देर हो रही है। यही देवेंद्र बॉडी बन जाएगा? नहीं, इसके अंदर से देवेंद्र निकल जाए तो ये बॉडी बन जाएगी। तो फिर देवेंद्र ये है जो दिख रहा है, या जो अंदर है वो है? वो जो बोल रहा है वो है। इसका मतलब मैं देवेंद्र नहीं हूं, इसका मतलब मैं देवेंद्र हूं, ये वहम है। देखो बोल तो देवेंद्र ही रहा है और वो कह रहा है मैं देवेंद्र हूं, लेकिन आप सिर्फ इस शरीर को देख रहे हो, आप इसको सोच रहे हो। बोल देवेंद्र रहा है लेकिन आप इसको देख रहे हो, गड़बड़ हो गई ना। वो बता कुछ और रहा है, हम समझ कुछ और रहे हैं, फिर समझा कुछ और रहे हैं, फिर और समझा रहे हैं। हमने सहारनपुर में लेवल 2 की ट्रेनिंग करी। कौन कौन थे शामिल? यहां बैठा है क्या कोई सहारनपुर की ट्रेनिंग वाला? 1-2 लोग बैठे हैं। हमने लेवल 2 की ट्रेनिंग की। उसमें एक एक्सरसाइज है हमारी लेवल 2 की ट्रेनिंग में। उसमें हम क्या कहते हैं, मैं डायरी में एक लाइन लिखता हूं और उसको बोलता हूं पहले वाले को, इसको पढ़।
याद कर ले। याद करके तुमने अगले वाले को कान में बताना है कि क्या लिखा था, और फिर तूने अगले वाले को बताना है, और फिर तूने अगले वाले को बताना है। और मुझे एग्जैक्टली याद है वो लाइन, मैंने उसमें लिखा था कि मेरे भाई की जब शादी हुई तो मेरी भाभी अपनी शादी में एक साइकिल लेकर आई थी जो आजकल मैं चलाता हूं। ठीक है, मैंने वो लिख दिया। छठे सातवें नंबर पे जाकर वो क्या करना होता था, उसको पढ़ना था, वो उसको कान में बताता, जिसको कान में बताता फिर वो मुझे आके बताता, फिर मैं डायरी में लिख लेता, फिर वो देख के आता, मतलब फिर वो अगले को बताता, फिर मैं लिख लेता, फिर वो अगले को बताता, मैं वो मुझे बताता। तो पांचवें छठे नंबर पे बंदा आगे कहता है, मैं कहा क्या लिखा हुआ था? बोला लिखा हुआ था क्या चाहता क्या है। मैंने कहा यार साइकिल भी गायब कर दिया, भाई भी गायब कर दी, भाभी भी गायब कर दी। यही हुआ था ना? हाँ भाई यही हुआ था। मैंने सबको बताया था, मैंने कहा देखो यहां छठे नंबर पे जाकर बात ये बन गई, सातवें पे जाकर यहां 10वें नंबर पे जाके बात बन गई, यहां दूसरे पे ही गड़बड़ आ गई। किसी भी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने वो नहीं बोला जो लिखा हुआ था। इसका मैं ये समझाना चाह रहा था अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से दोस्तों को, साथियों को, कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो असलियत नहीं है, वो नहीं है जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो समझा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए हर ट्रेनिंग में आपको अलग अलग बातें लेक्चर समझाए, क्योंकि देखो अगर मैं नकली बोलूंगा तो पढ़कर बोलूंगा, याद कर कर बोलूंगा तो सेम बोलूंगा। आपने बड़े सारे पंडित ब्राह्मण और मौलवी देखे होंगे, वो यहां पर बैठकर भी सेम बात बोलते हैं, दूसरी जगह जाकर भी, चौथी जगह जाकर छठी, उनको याद होता है एग्जैक्ट। उनको आप तो 2 बार सुन लो, तीसरी चौथी बार आप बता सकते हो कि अब ये बोलने वाला है, अब ये बोलने वाला, अब ये बोलने वाला है। मेरा बता के दिखाओ कोई। कभी भी आपको एक बात दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी फैक्ट के अलावा, क्योंकि कुछ भी याद किया हुआ नहीं है, नकली नहीं है। नकली होगा तो रिपीट होगा, असली होगा तो बदलेगा। नकली फूल ये टंगा रखे हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, शाश्वत होंगे। असली फूल खत्म होंगे, सुबह खिलेंगे, शाम को मुरझा जाएंगे। असलियत कभी भी लंबी नहीं चलती है, असलियत खत्म होनी होती है। असलियत खत्म होगी तो नई असलियत बनेगी, पुराना फूल मुरझाएगा तो नया आएगा। शाश्वत केवल एक चीज है इस ब्रह्मांड में, और वो है परिवर्तन, बदलाव। केवल एक चीज है। अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो केवल बदलाव है, अगर बदल नहीं रहा तो नकली है। क्योंकि जैसे ही हालात बदलेंगे जज्बात भी बदलेंगे, है कि नहीं? हालात बदलते ही जज्बात पता नहीं बदल जाते क्या? देखो आप फेसबुक पे लिख रहे होते हो, ऊपर आ गया फलाने की माता जी का निधन हो गया, सैड का निशान लगाएंगे और बोलेंगे हा RIP। अगले ही उसमें किसी की बात हो जिसमें चुटकुला हो, उसमें हा कर देते हैं। अगली पोस्ट पे हा कर देते हैं, फिर अगली पोस्ट पे गुस्सा हो जाते हैं। अगले ने किसी ने ऐसी बात लिख रखी है जो हमारी विचारधारा से अलग है, वहां हमारे को अंदर से गुस्सा आ जाएगा। थोड़ा अगली बारी में किसी दोस्त ने अपने बेटे की फोटो लगा रखी, वहां लव साइन लगा देंगे। हमारे जज्बात अगली पोस्ट पे बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी तो हमारी जज्बात भी बदलेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल है। नकली जज्बात होंगे वो नहीं बदलेंगे, वो फिक्स रहेंगे। वो बोलेंगे मैं तुमसे सदैव, जैसे कई साथी यहां खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं हमेशा जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ा रहूंगा, मतलब नकली है। हमेशा तो कोई चीज हो ही नहीं सकती भाई, केवल नकली चीज हमेशा हो सकती है। यार मैं ही नहीं हो सकता हमेशा ऐसा जैसा अब हूं। मैं कल तक कोई और देवेंद्र था, मैंने आज सुबह तक कोई और चीज समझ ली तो मैं अलग हो चुका हूं, और मैं शाम तक कोई और चीज समझ लूंगा तो अलग हो चुका होऊंगा। जब मैं ही वो सेम नहीं हूं, हमेशा सेम नहीं रहूंगा,
आप भी वो नहीं रहेंगे जब हमेशा है, तो काहे ऐसा वादा करते हो कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा? असली प्रेम हमेशा नहीं रह सकता भाई, असली प्रेम हमेशा नहीं रह सकता। नकली प्रेम हमेशा रह सकता है, मरते दम तक नकली प्रेम रह सकता है खाली। क्यों? असली प्रेम में तो गड़बड़ हो जाए, उसमें तो जीना मुश्किल हो जाएगा उसके बिना जिससे प्रेम करते हैं। और ये तय है कि एक ने पहले मरना है, और एक के मरने के बाद दूसरा जिंदा है, तो फिर असली नहीं था क्या? हम साथ तो मर नहीं सकते ना, ऐसे थोड़ी होता है कि एक की सांस निकलेगी तो दूसरे की भी निकल जाएगी। तो असलियत की एक खासियत है कि वो बदलती है, जैसे हालात आज हैं। हाँ, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है, इसीलिए जो असली बात लिखेंगे हमारे ऋषि मुनि, जो भी लिख कर जाएंगे, जो और लोग लिख करके जाएंगे, वो हमेशा सिद्धांतों के रूप में लिख कर जाएंगे, कभी भी एग्जैक्ट परिस्थिति वाइज कभी नहीं लिखेंगे। तो जो जनता सरकार मोर्चा का मकसद है कि अलग अलग सोच के लोगों को एक साथ बिठा करके उनको ये बताना, मिलवाना, एक दूसरे से जोड़ना कि भाई आओ, आप सारे अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हो, अलग लोग हो, सबको परमात्मा पाना है, सबको आखिरी मकसद, जीवन का मकसद पाना है, और उस जीवन के मकसद को पाने में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की। इट्स नॉट लाइक कि हम बताएंगे, इट्स लाइक कि हम खोजेंगे मिलकर, क्योंकि यहां कुछ ऐसे लोग आते हैं। आज 46वीं ट्रेनिंग है। मैं आपको अपनी 45 ट्रेनिंग जो लेवल 1 की हैं और 5-6 ट्रेनिंग जो हमने 7-7 दिन की हैं, और फिर 1-1 दिन के बहुत सारे कार्यक्रम, उन सब कार्यक्रमों की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूं कि जनता सरकार मोर्चा में आज तक किसी का भी एक सिंगल मोबाइल फोन की चार्जिंग केबल तक भी गुम नहीं हुई है, और कभी ताला नहीं लगा किसी सामान पर। किसी भी जात का आदमी बैठा हो, किसी भी संप्रदाय का आदमी बैठा हो, आज तक हमने कभी किसी की जात या किसी का संप्रदाय पूछ करके इस मोर्चे में नहीं जुड़ा। किसी महिला को, किसी लड़की को, किसी बेटी बहू को आज तक इस मोर्चे के किसी साथी से असुरक्षा महसूस नहीं हुई। ये सबसे बड़ी हमारी जीत है, और ये सब बिना कोई नियम बनाए हुआ है, बिना कोई नियम बनाए, स्वानुशासन। क्योंकि जो नकली आदमी होगा उसका दम घुट जाएगा इस हॉल में, और जो असली आदमी होगा वो खिला रहेगा, मजा आता रहेगा अंदर, मतलब फीलिंग ही अलग आएगी, क्योंकि सबकी ऊर्जा एक लगभग एक जैसी है। वो ऊर्जा है जो हमको एक दूसरे से खींच रही है, क्योंकि नकली नहीं है वो, और असली है तो जरूरत ही नहीं कोई बंदिश लगाने की। तो बंदिश तो नकली आदमियों पे लगाने की जरूरत है ना, है? नियम तो बोला, नियम बना लो, संगठन बना लो, कौन पर? अरे भैया जी, तुम बन जाओ प्रधान, तुम बना लो नियम, तुम बन जाओ कुछ भी, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, जो सबसे आगे चल रहा है ऑटोमेटिकली वो नेतृत्व कर रहा है, जिसको उस रास्ते जाना है वो चला जाए, जिसको दूसरा रास्ता पता है दूसरे रास्ते चले जाओ। जाना तो दरवाजे के बाद तो रास्ता सबका सेम है, दरवाजे तक ही तो अलग है। इसलिए हम कहते हैं सबको आना तो यही है भाई। अगर परमात्मा तक जाना है, चौराहे तक जाना है, तो दरवाजे के बाद तो सबका रास्ता एक हो जाना है ना। तो इसलिए हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको मोर्चे के साथ निष्ठा से जुड़ना है, बिल्कुल नहीं जुड़ना है भैया जी, ठीक है ना। मोर्चे से नहीं जुड़ना, आपको लोगों से जुड़ना है। अब चोर अपने से बड़े चोर को नेता बना लेगा। अभी देश के अंदर जो गुंडे हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, आप देखना, जो गुंडई करते हुए मिलेंगे आपको, उनका जो बड़ा नेता होगा वो तड़ीपार होगा, है कि नहीं? जिनकी नीयत दूसरों को मारने पर रहेगी, उसका बड़ा नेता वो होगा जो नर पिशाच है, आदमखोर, जिसकी लाश दंगों की बिसात पर जिसकी कुर्सी टिकी है। पता है ना कौन? सबको पता है तड़ीपार और आदमखोर कौन कौन है, ठीक है। कोई झूठा आदमी होगा, वो अपने से बड़ा झूठा ढूंढेगा ना नेता बनाने के लिए। छोटे झूठे को कौन नेता बना लेगा भैया? चोर अपने से बड़े डाकू को ढूंढेगा नेता,
अच्छा आदमी अपने से अच्छे आदमी को ढूंढेगा नेता, सीधी सी बात है। अपना नेता अपने तरीके से ढूंढ लो, जिसको जैसा मिलता हो। तो आप जैसे हो आप वैसे व्यक्ति को अपना नेता बना ही लोगे, टेंशन ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहां पर इस मोर्चे में जुड़ना है, बिल्कुल आजादी के साथ, मस्ती के साथ। एक नियम, आपकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ो तो कोशिश ये करनी है, वादे तो टूट जाते हैं ना, है गाना है ना, वादे तो टूट जाते हैं। वादा नहीं, कोशिश ये करनी है कि हम किसी से मतलब खास तौर पे आर्थिक लेन देन ना करें फिलहाल, जब तक हम, और अगर करें भी मतलब कम से कम मोर्चे के भरोसे पर। मान लो वीर सिंह आ गया, मैं वीर सिंह करता रहता हूं, लोगों को लगता है कि ये तो यार खास आदमी है, और वीर सिंह फोन करके बोले कि भैया 5,000 रुपया चाहिए डॉक्टर साहब को, या मुझे चाहिए, अभी बोले यार डॉक्टर साहब का खास आदमी है, गलत तो बोलता नहीं होगा, दे ही देते हैं, देना नहीं है पहले बता रहा हूं भाई, डॉक्टर साहब को जरूरत होगी डॉक्टर साहब मांग लेंगे, इसको जरूरत होगी तो ये अपने रिस्क को मांगे, भैया हमें क्या दिक्कत है, समझे ना। आप देना चाहो तो फिर ये सोच कर देना वापस नहीं आने वाला कहीं, सोचो। हाँ, दान सोच कर देना जितना भी दो आपस में, मैं ये कह रहा हूं फिलहाल। बाद में आपकी रिश्तेदारी हो जाए, भाईचारा हो जाए, जैसे मर्जी लुटो पिटो आपस में, हमें क्या टिका भाई, है। फिलहाल कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मोर्चे में आदमी जुड़ा, नया नया मिला था मोर्चे की ट्रेनिंग में, बैठा रहा पूरा दिन। अब सारे जेब कतरे मौके पे थोड़ी काट लेते हैं, है कि नहीं। वो मिला था मोर्चे में, जान पहचान हुई, 2-3 ट्रेनिंगों में आया, कई लोगों से दोस्ती मिला ली, बाद में सबसे मैंने पता लगा सबसे पैसे मांग रखे हैं, ये अलग ही टाइप का जेब कतरा निकला। फिर तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है। ये हर बार भी, क्योंकि मेरे सामने कल ही केस आया है, सारा दिन मतलब किसी के गीत गाते रहो तो पता लगता है कि वो कई जगह से पैसे लेकर बैठा हुआ। मैं कहा यार, फिर दुख होता है कि यार कम से कम अपने दम पर आपने जो रिश्ते कमाए हैं आज तक, यार उनसे ले लो ना। इस मोर्चे में आने के बाद जो रिश्ते कमाए वहां तो पवित्रता रख लो कम से कम, है। लेते समय तो स्कीम बना लेते हो कि इतने वहां से आ जाएंगे, इतने वहां से आ जाएंगे, देते समय की स्कीम नहीं पता होती है। और जबकि मालूम है कि ये सिस्टम सब बर्बाद करने वाला है, मिडिल क्लास को ये खत्म करने वाला है, तो नया धंधा मैंने तो अभी 2030 तक, अब वो मेरी पत्नी बोलती है अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, मैंने बोला 2030 तक कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, और ना करने दूंगा किसी को मेरे घर में। मतलब अब आपको थोड़ी मना कर, जो अपने परिवार में शामिल हो जाएंगे उनको। और बेटा था मेरा, इंटरनेशनल प्लेयर है मेरा बेटा, अब वो बोला कि उसको वहां जाना है, वहां कुछ वैक्सीन कंपलसरी थी, मैंने कहा नहीं जाना है, छोड़ दो, नहीं खेलना। बोली सारी रैंकिंग खत्म हो जाएगी। अरे हो जाने तो यार, क्या फर्क पड़ता है, बताओ क्या फर्क पड़ता, क्या कर लोगे वहां जाकर के, कुछ नहीं, फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। मैंने कहा 2030 तक जो नहीं होता है ना हो, जो होता है हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करना। तब तक आराम से आदमी कमाओ, आदमी, जेन्युइन आदमी। ये जो खोज है, ये जो मोर्चे की खोज है, ये कोई अपना संगठन बना के, कोई राजनीतिक बना के, या कोई पैसा लेने की, या बिजनेस शुरू करने की, या ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं है। कम से कम आज की तारीख तक तो नहीं है, मतलब अभी तक नहीं बनाई हमने ऐसा कुछ, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं शाश्वत कुछ नहीं है। वो जैसे ही आपको गलत नियत लगे तब भी छोड़ देना, मैं ये कह रहा हूं। ये नहीं है कि आपने कोई बंद गए हो परमानेंट। यहां से जो जो बढ़िया चीज मिले, जो जीवन में इस्तेमाल होती हो, जो पॉजिटिव ऊर्जा भरती हो, जो हमें अच्छे लोगों से जोड़ती हो, वो ले लेना, बाकी का फेंक जाना। कुछ नहीं करना है, इसका परमानेंट नहीं रखना है। इसलिए वो अभी हमने ये इरादा नहीं है। हमारा इरादा क्या है, जो सरकारों में बैठे लोग हैं, और सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज सरकार में
कुछ दंगाई बैठे हैं, तो लोगों को लगता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी नहीं कर रहा हूं। जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं। बीज बोया था पहले वाली पार्टियों ने और उसको काट रहे हैं अब वाले। उन्होंने प्लान बनाया है, उनको नई व्यवस्था लेकर आनी है, उनको सब कुछ अपने कंट्रोल में करना है, और हमको आजाद आत्माओं की खोज करनी है, इसलिए हम निकले हैं। तो जो जो आजाद रहना चाहते हैं, जब वो व्यवस्था बदलने लगेगी, जब सब कुछ उड़ने लगेगा, जब सब कुछ खराब होने लगेगा, तब इन आजाद आत्माओं के लिए आवाज आएगी। उससे पहले हमें कुछ भी अचीव नहीं करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो मकसद है ये इस मोर्चे का, वो उन लोगों की खोज है जो थोड़े से अंदर से जागे हुए हैं, जो दूसरे की तकलीफ को देख करके अंदर से दुखी हो जाते हैं, जो अपनी तकलीफ को सहन कर सकते हैं पर दूसरे वाले में पिघल जाते हैं। इसीलिए हम सारे के सारे जो भी मोर्चे में लंबे टाइम तक जुड़ते हैं, सारे लूटते पिटते रहते हैं, सबको लूटते रहते हैं। हमको कोई भी थोड़ा सा दुख दर्द सुना दे, हम पिघल जाते हैं, फिर हम करते हैं, बाद में पता चलता है झूठ बोल गया। तो ये वही लोग चाहिए हमको फिलहाल, जो 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 तकलीफ को समझते हैं। कुछ लोग तो नशे में है ना, वो तो तकलीफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो तो देख ही नहीं पा रहे। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, वो बोले कि वहां था, बोले हमारी दुकान थी और पुलिस वाले बोले कि दुकान नहीं खोलने देंगे, तुमको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, तुमको फ्लाइट में नहीं चढ़ने देंगे, वो भी बात थी, तुमको ये नहीं करने देंगे, मंडी में नहीं जाने देंगे, काम नहीं करने देंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे, पेंशन नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये सब बोला था ना आप लोगों को। मैंने कहा फिर तो एक दिन ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम 30 दिन में से तुमको एक दिन अपने बच्चे को दिहाड़ी करने के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं कह सकते क्या कि देश सेवा में तुमको एक दिन दिहाड़ी पे भेजना पड़ेगा? तो वो जो ताऊ जी थे जिनसे मैं बात कर रहा था, बोला क्या दिक्कत है, फिर भेज देंगे। मैं कहा बात ये कह रहा हूं भेजना पड़ेगा, भेज दो में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेजना पड़े से मुझे तकलीफ है। बोले ना, अगर देश ऐसा जबरदस्ती भी आती तो कर देंगे। मैं कहा फिर अगली बार कह देंगे तुमको अपनी बेटी एक रात के लिए भेजनी पड़ेगी, फिर कैसा कैसे कर सकते हो तुम? मैं कहा अब क्या हो गया, बेटी और बेटे में फर्क कैसे हो गया? बेटे का शरीर पूरे दिन के लिए मांगा तो तुमको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बेटी की शरीर पूरी रात के लिए मांगा तो तकलीफ हो गई। ऐसा कैसे? शरीर में फर्क कैसे? मेरे शरीर के साथ जबरदस्ती कौन कर सकता है यार? कोई कर सकता है क्या? आदमी हो औरत हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मजबूरी में कुछ भी करना पड़ रहा है, वो रेप है, और मुझे इस बात से आपत्ति है, और जिसको भी आपत्ति है उसको खड़ा होना है। उनको खड़ा करने के लिए, उनके जमीर को जिंदा करने के लिए हम लोग निकले हैं। कि जिनका जिंदा जमीर है वो आ जाओ, वो आना ही होगा एक दिन। उनको ये ऑप्शन ही नहीं है भाई, वो आपकी गर्दन दबोचते दबोचते किसी टाइम ऐसा कर देंगे, तो फिर तो बोलना ही होगा ना। तो यार कम से कम कुछ लोग जो पहले बोलना चाहते हैं उनको बुला लो, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढ लें, किसी तरह से ढूंढ लो यार। तो मैं कहता हूं बोलो बोलो बोलो, गांव में जाओ और लोगों से बात करो। अरे अपने जैसे लोग घरों में बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा क्योंकि उन तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। कम से कम बात पहुंचा दो, जिस तक बात पहुंच जाएगी, जिसके मन में आ गए वो तो निकल लेगा कम से कम इस बहाने। तो हमारा मकसद केवल इतना सा है, हमें इससे कुछ अचीव नहीं करना है, हमें इससे कुछ हासिल करके कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। जहां पहुंचना होता है वहां हम पहुंच चुके, वहां हमें किसी की जरूरत नहीं। अब हमें रहने के लिए मकान भी नहीं चाहिए, खाने के लिए भोजन भी नहीं चाहिए, अपन सब वहां जा लिए। तो इसकी टेंशन नहीं है। दिक्कत यह है कि वो तकलीफ, कई बार कोशिश करते हैं कि भाड़ में जाओ, नहीं सुनते हो तो नहीं करते हो तो, बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा तो बच्चा भी ठीक है, कर्जे में तुम हो, मेरा तो कर्जा भी नहीं है, तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं तो साथ में जबरदस्ती भी कोई नहीं कर रहा।
मेरे साथ तो कोई कर भी नहीं सकता। मैं तो पावर लेकर के बैठ भी सकता हूं, मैं तो बिजनेस भी इतना बढ़िया करता हूं कि जिसमें खर्चा भी नहीं है। आप लोगों को तो सामान लेके बेचना पड़ता है, तो पहले खर्च करना पड़ता है, मुझे तो बोलना बोलना है खाली। मैं तो पढ़ाता भी था, 2 महीने की फीस ही 5 लाख रुपए लेता था, तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना भी बड़ी बात नहीं है, पावर में जाना भी बड़ी बात नहीं है। मेरे इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी मेरी थी, मेरे लिए इलेक्शन में खड़ा होना, किसी पार्टी की टिकट लेना, नई पार्टी बनाना, नॉट ए बिग डील यार। लोगों को बहका करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी, कुछ बड़ी बात नहीं है। पर वो मकसद नहीं है ना। और वो आज नहीं, वो मोर्चा शुरू होने से पहले भी हम उस पोजीशन में थे कि हमें नहीं चाहिए था, कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कई बार ये फील आता है कि छोड़ो, मारो गोली, पड़े रहने दो। लेकिन फिर वही बात है भैया जी, फिर सुबह सुबह डंडा आ जाता है, निकलना पड़ेगा। इट्स ऑल। क्योंकि देखो, जिसको वो कहता है उस जिससे करवाना है उसी से करवाएगा वो काम। आपके बस की बात नहीं है, आपको तो सिर्फ तैयार होना है। तो जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे, जीवन का मकसद, फिर वहीं आ जाते हैं, वही था ना। अभी तक मिलने का रास्ता नहीं मिला है। जो मैंने बताया था कि बच्चा बताता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम नहीं सुनते हैं। बच्चा बता रहा है वाइब्रेशंस गलत हैं, ऊर्जा गलत है, आसपास ठीक माहौल नहीं है, हम नहीं बदलते हैं। फिर स्कूल में जाता है तो बच्चा बताता है कि गलत हो रहा है, हम नहीं सुनते हैं। फिर कॉलेज में भी बता रहा है, फिर आगे भी बता रहा है, और फिर कुछ नहीं सुनते हैं। और हालत क्या हो गई है आज? आपके यहाँ फिर भी माहौल ठीक है, आपके यहाँ फिर भी चीजें ठीक है। मेरे वहां हालत बता रहा हूं मैं आपको, करनाल के आसपास के एरिया की, दिल्ली के आसपास के एरिया की। दिल्ली में तो और ही बुरा हाल है, चंडीगढ़ में भी बुरा हाल है, और करनाल गांव में फिर भी थोड़ी बहुत बचत है। लेकिन मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं। कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता है, कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। पति पत्नी का आपस में इतना झगड़ा है कि रिश्ते फटाफट टूट रहे हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर हिंसात्मक इतने ज्यादा हो चुके हैं। डिप्रेशन का माहौल यह है कि एक भी घर नहीं है जिसमें डिप्रेशन ना हो। हेल्थ का ये हाल है कि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें 50% से ज्यादा लोग बीमार ना हो। एक भी खेत ऐसा नहीं है जिसके अंदर केमिकल, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ना डाले जाते हो। एक भी जानवर ऐसा नहीं है जिसका रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल तरीके से ना हो रहा हो। खेत में किसी के पास बीज नहीं है, गांव में किसी के पास पीने लायक पानी अपना नहीं है, कुएं या नलके का या तालाब का पानी नहीं है, और सब कुछ किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी है। मैं ये समझता हूं ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से की गई बर्बादी है। और अगर बर्बादी योजनाबद्ध है तो फिर इसको ठीक भी योजनाबद्ध ही करना पड़ेगा। और बर्बादी करने के लिए सब लगे हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी, सारे अफसर, कलेक्टर हो चाहे क्लर्क हो, एसडीएम हो या छोटा मोटा कोई बाबू हो, तहसीलदार हो या पटवारी हो, मास्टर जी हो या हेडमास्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर नीचे का चपरासी तक, आपके खिलाड़ी से लेकर आपके अभिनेता तक, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, फेसबुक, ये सब केवल गंदगी परोस रहे हैं। सब केवल प्लानिंग के तहत पूरे समाज को बर्बाद करने पर लगे पड़े हैं। नहीं लगे तो बताओ, ठीक करने पे कितने लगे? अरे जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो वाहियात लोग हैं, जिनका रिजेक्शन होना चाहिए, जिनका बहिष्कार होना चाहिए, जिनको जूते पड़ने चाहिए, उन हरामजादों को हम सिर पे बैठा के रखते हैं। उनको तनख्वाह मिलती है, मोटी तनख्वाह मिलती है, भ्रष्ट अफसरों को मोटी तनख्वाह मिल रही है, भ्रष्ट नेता मनमर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, अभिनेताओं को करोड़ों रुपए, बोला फलानी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब जो गंदगी बेच रहे हैं उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं।
और जो अच्छे लोग हैं वो कह रहे हैं देश का नाश हो गया, हमें क्या, हम तो पड़े हैं यहाँ अध्यात्म में, हमें तो अपने ध्यान में पड़े रहने दो, भाड़ में जाए दो। हैं, हम अपने आश्रम में पड़े हैं, कोई नहीं सुनता है, कोई अब वो अपना बाबा जी अपना लगा के सुट्टा बम बम होले लगे हो। नौजवान बच्चे सुबह लेके लग जाते हैं और बोला कावड़ धोएंगे, मिल लिए परमात्मा उनसे है? मतलब गांव गांव में जमींदारों के घर तक घुस गए, क्योंकि गांव खाप खेड़ा इन सब से दूर होना चालू हो गए, इनके आडंबरों में घुस गए। जो आस्था के केंद्र थे वो अब पर्यटन स्थल हो गए। अब वहां कमरे मिलते हैं, वहां रंडी खाना चलता है? मतलब पवित्रता का सत्यानाश ये लोग प्लानिंग से कर रहे हैं, और हम लोग हिंदू भाई लगे रहते हैं। प्लानिंग के तहत एवरीथिंग इज प्लान्ड, लाइक ऐसे चल रहा है जैसे ये लोगों की प्लानिंग चल रही है। पर दिक्कत ये है कि इसको ठीक करने वालों की तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। क्यों? चक्कर गया। जैसे मैंने अभी बोल दिया हमारा कोई प्रधान नहीं है, ठीक है जी, फिर हम ही प्रधान, फिर सारे प्रधान। अब सारे प्रधान बन के कहते हैं हमारे हिसाब से होगा। हम अपने अपने मोर्चे में बड़ा पंगा है, मैं आपको बताऊं, बड़ा पंगा है। नेताजी आएंगे, देवेंद्र भाई मिलना है, हाँ ये ना भाई, हम आपके संघर्ष के साथी हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल, इतने साल से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े, कुछ सलाह दे। मैं कहा अवश्य, तो ऐसे करना चाहिए। मैंने कहा तुमको करने से कौन रोक रहा है? आपको लगता है ऐसे करना चाहिए तो तुमको करने से कौन रोक रहा है? अगर हमको लगता है कि यहाँ ये रास्ता सही है तो क्यों नहीं कर रहे हो? सही रास्ता पता होते हुए भी नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम समाज के कसूरवार आदमी हो, नहीं? या फिर तुमको अपने रास्ते पे भरोसा नहीं है? तो रास्ते पे भरोसा नहीं है तो फिर या तो ऐसा परफेक्ट रास्ता बताओ जिसपे हम ना ही ना कह पाए, या फिर हमारा इंतजार क्यों? भाई एक बात बताओ, ये बैठे विष्णु भाई, ये बैठे गौड़ दत्ता, ये विष्णु गौड़, ये वीर सिंह, ये बैठे हैं, हमने तो इनको दे दिया ना मौका। जितने साथी आए हैं सबको मौका दिया ना कि सामने बैठे हैं, समझा दो ना। तुम्हारे पास बढ़िया रास्ता है तो समझाओ ना, इनको बताओ ना, इनको कहो ना कि ये सही रास्ता है। क्यों नहीं कर रहे? डरते क्यों? रिजेक्शन का क्या डर है? हमारे है ना आपके सामने, हम नहीं रिजेक्शन से डरते हैं, ठीक है? नहीं, तुमने इतने साल हो गए भौंकते हुए, किसी पे असर पड़ा? मैंने कहा मुझे नहीं पता किसी पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा, लेकिन मैंने लोगों की जिंदगी बदली हुई देखी है। हमारे इस पाठ से हमने लोगों में हौसला आते हुए देखा है, लोगों को बोलते हुए देखा है। मैं नहीं कह सकता कि कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, हम जिस उम्मीद में थे कि हम ऐसा इतने दिन में कर देंगे, हमसे वो नहीं हुआ। वो मेरा फेलियर है, वो समाज का फेलियर थोड़ी ना है। मैं समाज को उस लेवल पर नहीं समझा पाया, या मैं समाज को उस लेवल पर नहीं खड़ा कर पाया, या हम सारे लोग मिलकर के वो माहौल नहीं बना पाए, ये हमारा फेलियर कलेक्टिव, उसको मान लेते हैं। बट समाज ने तो कभी पीछे मुड़ कर नहीं साथ, मतलब जितना उसको समझ में आया उन्होंने साथ दिया। भाई आज हमको 1800 रुपए की जरूरत थी, हमारे खाते में नॉट सफिशिएंट फंड आ गया। जो कथा अटैच था वो हमारा ही वाला था। मैंने कहा भाई नॉट सफिशिएंट फंड आ गया, लेकिन उसी टाइम मैंने कहा यार लोग बाग इतनी भी मदद नहीं करते कि छोटे मोटे काम ही कर ले हम अपने। उसी टाइम खाते में मैसेज आया, 1 रुपया ट्रांसफर हुआ है। हमारे लिए वो यार अगले आदमी ने बैठ के बटन दबाया हमारे नाम पर कि हमको 1 रुपया डोनेट किया है। नॉट ए बिग डील, रुपया देखोगे तो नॉट ए बिग डील, पर छोटी बात नहीं है। उस आदमी ने जोर लगाया है कि यार मेरा इतना ही जुगाड़ है, जितनी उसकी आप लोग नहीं निकल पाते हो घर में, मुझे पता है। आपको चारों तरफ से घेर रखा है उन्होंने। आप समाज के लिए निकलोगे तो बच्चे भूखों मर जाएंगे, ऐसा लगता है। रोज की किस्तें नहीं टूट जाएंगी, ईएमआई कैसे भर पाओगे? मोटरसाइकिल भी किस्तों पर है, सारी चीजें इस तरह से बुरे हाल में है।
घर वाले गालियां देंगे, घर वाली दुखी करेगी, पता है हमको, इसलिए नहीं फालतू, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। कभी कभी इसीलिए बड़ी मीटिंग में बुला लेते हैं, यार तुम एक दिन के लिए आ जाओ दिखाने के लिए कि इतने सारे लोग हैं, इसीलिए हम नहीं कि रोज रोज हमें पता है। तो जिनकी परिस्थितियां हैं और जिनको समझ है वो नहीं निकलते हैं, वो कसूरवार हैं समाज के। हमारी परिस्थिति है, मेरा बेटा 19 साल का है, कोई कबाड़ नहीं खाता है, मुझे समाज में बिगड़ जाएगा ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मेरे जाने के बाद भूखा मरेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस मतलब इतना मैंने उसको सिखा दिया है कि रोटी खा लेगा, और उसके लिए इतने परिवार भी कमा के दे दिए मैंने उसको, इसलिए मुझे उसकी टेंशन नहीं है। तो मेरी परिस्थिति है तो मैं निकला हूं ना। तो अगर आपकी परिस्थिति नहीं है तो आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिस्थिति है तो निकलिए। रोज निकलने की नहीं है, तीसरे दिन निकलने की है, तीसरे दिन निकलिए। सुबह से लेके शाम तक हमारी तरह पागलों की तरह घूमने की नहीं है, कोई बात नहीं, शाम को 2 घंटे लगा लीजिए। फिजिकली कहीं दूसरे शहर में नहीं जा सकते हो तो दूसरी गली में चले जाइए, लेकिन बताइए, बातें कीजिए, चर्चा कीजिए। मुझे मालूम है आपको पागल कहेंगे, मुझे मालूम है कि वो रिजेक्ट करेंगे, मुझे पता है कि वो आपकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि देखो कोई सोया हुआ आदमी हो ना, उसको खाली आवाज लगाओगे नींद खुलने के चांस हैं, उसको जाकर हाथ लगाओगे तो नींद खुल जाएगी और उठ जाएगा और खतरे को भांप कर निकल लेगा। लेकिन कोई आदमी सोया हुआ नहीं है, खाली आंख बंद करके पड़ा है और उसने सोचा हुआ है कि ये आवाज लगाएगा तो मुझे बोलना नहीं है, उसको आप जगा नहीं सकते। लेकिन क्योंकि वो सोया हुआ नहीं है, इसलिए उस कमरे में घूमते घूमते जितनी बातें बोलोगे सब सुन तो रही है उसको, बीज तो डाल ही रहा है ना दिमाग में। भाई देखो आजकल का मौसम है धान का, अभी आएंगी सर्दियां, धान के लिए सर्दी चाहिए ज्यादा, है ना, कि उसके ऊपर मतलब ओस गिरेगी, उस पकने के समय मतलब बाड़ी आने के समय पे जितनी ज्यादा ओस गिरेगी उतनी बढ़िया फसल होगी। और गेहूं को चाहिए गर्मी, जितनी ज्यादा गर्मी होगी जितनी लू पलेगी। अब पंगा यह हो गया कि आजकल के मौसम में किसी ने गेहूं का बीज बो दिया, वो उग जाएगा क्या? लेकिन वो बीज पड़ा है। बीज की खासियत क्या है कि गेहूं के सारे गुण और सारी ऊर्जा सारी स्टोर करके रखी हुई है उसने, और वो पड़ा है खेत में। जिस दिन गेहूं के उगने का मौसम आएगा और वो उस धरती में होगा, और वो धरती अगर उपजाऊ है तो भैया मौसम के टाइम पे अपने आप उग जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। इसलिए ये समय, ये बीज बोने का समय है। अपनी बातों के बीज इतने बो दो, इतनी जगह बोल दो, इतनी जगह बोल दो कि सेम बात। देखो अपन जनता सरकार मोर्चा वाले अब हर गली में हो रहे हैं, कुछ लोग यहां पहुंच नहीं पाते, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो सुनी और अपने आसपास के लोगों को बताना चालू किया। बताओ कौन कौन है कि नहीं? अब भैया जी आप में से इतने सारे लोग हैं, खाली वीडियो सुन करके आपने लोगों को बताना चालू कर दिया, तो क्या मुझे नहीं पता है कि हर शहर में ऐसे लोग हैं? हमको पता है हर शहर में ऐसे लोग हैं। तो ये बीज बोए जा रहे हैं, जो ये वेस्टेज नहीं जा रहा है। आपको अगर मोर्चा बनने के, कोई आदमी पहली बार, कितने लोग आए हैं मोर्चे की किसी भी मीटिंग में? अब इतने सारे लोग पहली बार आए हैं। मोर्चा बना 2022 में और 2025 लग गए आपको आते आते, बड़ी देर करके हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपने देर कर दी, नहीं, जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो आप आ गए भाई। अगर ये मीटिंग सुल्तानपुर में नहीं होती तो आप नहीं आ पाते। तो इसका मतलब ये हुआ हम पहुंच नहीं पा रहे, है कि नहीं? बस तो इसमें हम मान लेते हैं हमारी गलती है भाई। तो जो उसी ऊर्जा के लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है कि हम तुमसे सहमत हैं,
नीचे नीचे देखते रहते हैं, देखेंगे पहले वाला ऐसे करके गया था, एक संगठन वाला आया था वो भी अच्छा लगा था, वो ऐसे करके गया था, वो दूसरे वाला ऐसे करके गया था। वो देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा ये बलहारा चाहता क्या है। ये भी पंगा है बहुत से लोगों के साथ। और जबकि अपने परिचय में जब ये परिचय सत्र चलता है और मैं हर मीटिंग में अपने परिचय में एक बात बोलता हूं, मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, करनाल के गांव फफड़ाना का निवासी हूं, मूल रूप से मैं एक शिक्षक हूं। और मैं सबको यही कहता हूं कि आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। मैं शिक्षक हूं और आप लोगों की मदद से मैं इस भारत में एक ऐसे शिष्य कुल, लोग गुरुकुल बोलते हैं ना, गुरु के हिसाब से चलता है, अपना होगा शिष्य कुल, शिष्य के हिसाब से चलने वाला, शिष्य के मुताबिक तैयार करने वाला, उसके हिसाब से कि मैं एक ऐसे शिष्य कुल की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें हर बच्चा अपने समाज के लिए उपयोगी कैसे बनाना है इसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। हर बच्चा, मतलब 14,000 बच्चों से शुरू करने का प्लान है हमारा। 14,000 बच्चों से क्यों? क्योंकि 7,000 गांव है हरियाणा में, हर गांव से 2 बच्चे लेने हैं और इस हिसाब से लेने हैं कि ये 10 गांव में 20 बच्चा हो गया, तो हर कला के पारंगत बच्चा हमको देना है उस एरिया में, ताकि वो हर गांव में, यानी अब गांव में 1-2 बच्चे ले लिए, लेकिन गांव में तो 200, 500, 2000, 1000 बच्चा है, तो फिर बाकी के पेरेंट बोलेंगे हमारे बच्चों का क्या? हम बोलेंगे तुम अपने यहां शुरू कर लो एक ब्रांच बनने के लिए क्या चाहिए? ब्रांच खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए करना क्या है। करना क्या है मतलब, अरे भैया हमने आपको शुरू में ही बताया था इस सेशन के, और हमने अपनी जिंदगी में जब ये समाज में उतरे तब भी बताया था कि जब उसने आपको बनाया है तो आपका मकसद पहले से तय करके भेजा है। आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती से पेंडा क्या कहते हैं उसको, पीछा नहीं छूटेगा, तब तक आप यहीं भटकते रहोगे जब तक वो मकसद पूरा नहीं कर देते जिसके लिए बनाए थे। फिर चाहे कुत्ता बनना पड़े, चाहे बिल्ली बनना पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, मकसद हल करना पड़ेगा, वो मकसद पूरा करना पड़ेगा भैया। आपका मकसद ऐसे थोड़ी ना पीछा छूटता है। और अपने भारतीय पूरे भगवान हैं, जो अपने इंडियन लोग हैं ना, भारतीय लोग हैं, भगवान के बराबर है, आखिरी टाइम तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। बड़े का पजामा छोटा हो जाए ना, लांडा हो जाए, मतलब कि भाई लंबा हो जाए बड़े वाला, तो छोटे को पहना देते हैं, जब उसको छोटा हो जाए तो अगले वाले को पहना देते हैं। और जब बिल्कुल मतलब ये लगे ना कि भैया ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर डस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फट जाए तो। और जब डस्टिंग से भी काम पूरा ना हो जाए ना, फिर मोटरसाइकिल साफ करने के लिए रखते हैं। और जब उससे भी बुरा हाल हो जाए तो पोछा बना के छोड़ते हैं। और जब पोछे से भी काम पे पूरी तरह से फट जाए, धागे निकल जाए ना, तो दरी बना लेते हैं, छोड़ते नहीं है। मकसद तो हल पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं ये भगवान के जैसे छोड़ते नहीं, जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई थी उसको पूरा करते हैं। और ये शैतान जैसे हैं, जो ये कंपनियों वाले हैं, ये एक चीज अपने घर पे भेज देते हैं, वो यूज एंड थ्रो की तरह यूज करनी पड़ती है, वो फेंक देनी पड़ती है। एक बार यूज कर ली तो प्लास्टिक देंगे हरामखोर, ताकि हर महीने खर्चा बढ़ जाए इनका, है। और वो ऐसी माहौल बनाएंगे कि हमको खर्चा होता ही रहे। हमारे वाले बड़े कमाल के लोग हैं। इसलिए भारतीय परंपरा की बात हम करते हैं कि एक बार समझ तो लो भारत को, कि ये जो आखिरी टाइम तक पजामा यूज करने की कला है, ये सिर्फ हमारे पास है भैया, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए हम विश्व गुरु हैं। क्योंकि देखो ना, अपने एक चीज से 4-5 काम लिए हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता है। वहां चले जाओ, पोछे के लिए अलग सामान रखा होता है, उसके लिए कपड़े गाड़ी के लिए अलग रखा होता है, और फलाने के लिए अलग, ढिमकाने के लिए, हम एक ही चीज से सारी चार्ज होता है। और केवल भारत ऐसा देश है भाई साहब, मैं आपको बता दूं,
जहां साफ करने के लिए गंदा कपड़ा चाहिए होता है। कहते हैं ना, कोई गंदा कपड़ा दिए साफ करना है, और कोई देश हो तो बता दो, इसलिए है। तो बताओ, कोई कसर नहीं है हमारे बीच, बस वो तो हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, गड़बड़ी है। और सबसे प्योर बीज है अपना, इसलिए इतना दुख सहन करते हुए भी हम लोग गांव में हंसी ठट्टे से रह पा रहे हैं। वरना अमेरिका जैसे शहर में जाओगे ना, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। वो तो अब अमेरिका जब भारत आने लगा ना, और भारत वाले कहने लगा अमेरिका में भी तो लगी थी वैक्सीन, तो लगवा लो भैया, तुमको भी अपना अमेरिका बनवाना, तो डिप्रेशन आया। वरना अगर उनकी रीस नहीं करते तो हमारे यहां तो बीमारियों का चलन ही नहीं था, बीमारियों के लिए जगह ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जो कुछ हो जाए तो दादी नानी अपना, अरे कुछ नहीं है, वहां से लाएंगे 2 पत्ते रगड़ के पीस के पिला देंगे, लो सुबह तक ठीक। पता नहीं क्या पिलाया था दादी ने, पता नहीं क्या पिलाया था दादी ने, पता नहीं क्या पिलाया था, लेकिन उनको सब पता था। वो ऐसे ही नहीं थे हम लोग जैसे हमको बना दिया गया, हम रीसले हो गए, हम रीस करने लग गए उनकी। बोला बाहरले देशों में भी तो ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक सीधी सी बात बताना, थोड़ा गौर से बताना, हम डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, ये हमको कोई दूसरा देश बता रहा है, ये शर्म की बात नहीं है क्या? मतलब हम अमेरिका को विकसित देश बता रहे हैं। अब विकसित देश की असली कहानी आपको नहीं पता है। विकसित देश का डॉलर तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां 14-14 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है। परिवार नाम की कोई चीज नहीं है वहां। वहां सबसे ज्यादा फेमस कोई चीज है तो तलाक है, फैमिली नहीं है वहां। वहां ये कहते हैं ये मेरी पहली माँ के दूसरे बाप के तीसरी औलाद का चौथा पति, पता नहीं कैसे होता है, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। और ऐसा कमाल रहता है, आप वहां प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में यदि आंकड़ा निकालो, अनुपात में आंकड़ा निकालो, तो कैंसर का परसेंटेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में है, और डिप्रेशन का परसेंटेज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में है। और वहां जो अमीरी है वो बहुत कम लोगों तक लिमिटेड है। जो आपको अमीर दिखते हैं ना, जो यहां से इंडिया से गए हुए बच्चे वहां जाते हैं ना, मेरा बेटा तो क्योंकि 19 साल का, तो उसके साथ के बच्चे बहुत गए थे सपने लेकर के। उसकी माँ कई बार कहती है यार उन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है तू भी चला जाता तो अच्छा होता। तो बेटा बोलता है पता है क्या खाते हैं, एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसको हरी सब्जी मिलती हो हफ्ते में। मतलब गोबर खाने, बर्गर खाने को वो गोबर ही है यार। देखो जो इसको एक बात बताओ, जिसको ये हो गया, हाँ अब एक सिंपल सी बात बताओ, आपने कभी देखा है ये गोबर खाने वाली जगह? मतलब आप ये बर्गर पिज्जा, और ये हम कई बार जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, जाते हैं कभी कभी, तो वहां बैठ के हम लोग देखते होते हैं कि कैसे कैसे लोग जाते हैं वहां। बड़ी कमाल की चीज रहती है। एक तो उनके पेट देख लो ऐसे रहते हैं, जो वहां जाते हैं ना सब बिल्कुल भैंसे जैसे मिलेंगे, गैंडे जैसे, या गैंडे जैसे बनने की प्रक्रिया में होते हैं, या उस प्रक्रिया में होते हैं। अपने पे मत ले, अपने मोर्चे का एक नियम हो रहा है कि भैया ऐसे मामले में कभी अपने ऊपर पड़ने लगे तो इज्जत बेइज्जती आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं, आदमी बेशरम होना जरूरी, ठीक है। तो या तो उस प्रक्रिया में होते हैं,
या वो कौन लोग होते हैं जिनकी लुगाई को रोटी बनानी नहीं आती है, या एक आध बार किसी की लुगाई को ये हो जाता है कि मुझे अमीर वाली फीलिंग लेनी है। तो कई बार मैंने वहां गरीबों के बच्चे लड़ते हुए देखे, तूने 2 रुपए कम दिए, वो पूल करके जाते हैं, इकट्ठे करके 12-12 रुपए इकट्ठे या 200-200 रुपए इकट्ठे करके वो एक पिज्जा खरीदते हैं, और फिर वो अमीर होने की जब निकलते हैं तो ऐसे चोड़, भाई जब बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज चेक करना, जब वो आ रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो रहे होते हैं, पता लगता है कि गरीब का बच्चा है, और जब वो खा के निकल रहे होते हैं तो ऐसे होते हैं, भाई साहब आज पिज्जा खा गया है। साइकोलॉजिकल गेम है सारा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमको जो चीज खा करके अच्छा फील करने का एहसास दिलाया जा रहा है, वो चीज वहां पर गरीबों को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज में वहां हरे पत्ते की सब्जी या हरी सब्जी, ताजी सब्जी मिलना अमीरी की निशानी है, और वो मिडिल क्लास को अवेलेबल नहीं है, जो हमारे यहां बिटोड़ों में मिल जाती है, ऐसे ही कहीं भी चढ़ जाती है, घिया तोरी टिंडस, जो हम अबंडेंस में खाते हैं। वहां पर मेडिकल बिल कवर करते करते, आप में से किसी का बच्चा है अमेरिका, बताना, या आसपास कोई जानकार हो, है आपके? मेडिकल बिल भरते भरते जिंदगी निकल जाती है। हमारे यहां बीमार ही नहीं होता कोई, और एक बार तलाक होने लग जाए तो जितना कमा रखा था सारा देना पड़ता है, लुट जाता सब कुछ। हमारे यहां तलाक होने का रिवाज ही नहीं है, वो तो हमने उनकी रीस करके कचरा करना शुरू किया ना अपनी प्रकृति का उसका। अरे भैया देखो एक बात बताओ, जहां सारा साल सर्दी रहती है, आदमी को पैंट के नीचे अंडर पजामा पहनना पड़ता है, वो पजामा निकाल करके देसी वाली टॉयलेट पे बैठ सकता है क्या, या खेत में बैठ जाएगा क्या? सर्दी है यार ऑलरेडी, खेत में कैसे बैठ जाएगा? इसीलिए उनको आधी खड़े बैठने वाली वो अंग्रेजी शीट बनानी पड़ी। हमको लगा वो फैशन की निशानी है, उनकी मजबूरी को हमने फैशन बना लिया। बताओ, है? माइक बैटरी डाउन होगी इसकी, दूसरा माइक दे दो। है जी, समझे बात आप? उनकी मजबूरी है भैया, वो उनके नाटकों में, उनकी फिल्मों में आपको बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने काम करने वाली टेबल पर दारू का एक गिलास रखे मिलते हैं फिल्मों में और उसमें, और वो लगातार पीते रहते हैं। कारण क्या है कि शरीर ठंडा रहता है, गर्म करने के लिए उनको अल्कोहल देना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है भैया। उसको हमने अपना शौक हमने दिखाया कि शायद ये अमीरी होती होगी। समझ रहे हैं बात? वहां आदमी आदमी को दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, कहीं समय नहीं है किसी के पास किसी के लिए, इसीलिए जल्दी आना और जल्दी जाना होता है। और क्योंकि उनके पास लूट का रुपया बहुत ज्यादा है, हम जैसे लोगों को खूब लूटते हैं, उसका इस्तेमाल करके हमारे संसाधनों को लूट के वो लोग गाड़ियां बनाते हैं, इसीलिए वहां गाड़ियां ज्यादा हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ज्यादा बीमार रहते हैं। हम लोगों ने उसको अमीरी की निशानी मान लिया। भाई आदमी ट्रैवल करने के लिए बना होता तो जो यार इतने बड़े बड़े पक्षियों को, इतने बड़े बड़े जानवरों को इतना सामान लगा दिया, आपको पंख लगाने में उसका क्या बिगड़ रहा था यार? उसकी फैक्ट्री में कमी थोड़ी है किसी चीज की, है? पंख लगा के दे देता, बेटा ले दौड़ खुद। उसकी बनाई हुई धरती को जब हम चीरते हैं, जब पहाड़ों को खोदते हैं और खोद करके पेट्रोल, डीजल, माइनिंग, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब निकालते होते हैं, तो असल में हम भगवान की छाती पर वो चला रहे होते हैं मशीनें। पहाड़ में कभी जाते हैं और वहां गर्र गर्र चल रहा होता है, मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है मेरी छाती में चल रहा है, ऐसा लगता है ये रो रहा है पहाड़, ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या हो रहा है हम लोगों को, पता नहीं हम सुन क्यों नहीं रहे इनकी बात। और ये बात हमारे यहां पहाड़ों में तो ऐसा नियम है कि हमारे पुरखे बताते होते थे कि भाई तेज आवाज में भी बात नहीं करनी है, तेज आवाज में बात करना भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। ऐसा करते हैं वो लोग, और हमने तो लाउड स्पीकर लगाने पड़ रहे हैं। ये लाउड स्पीकर क्यों लगाने पड़ रहे हैं?
क्योंकि आपका ये पंखा, ये एसी और बाहर का शोर है, इसीलिए आपको आखिरी तक आवाज जाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा। वो शोर अगर बंद हो जाए तो इतने लोगों के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता है ही नहीं है। आखिरी तक सुनाई नहीं दे रहा है क्या? और ये और बंद हो जाएगा तो बिल्कुल चाहे इससे डबल हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये कितना करता है, खराब करता है, कल वाले सेशन में हम करेंगे डिस्कशन। और लोग आसपास के हो तो उनको बुला लेना। तो मेरा सपना, तो फिर सपने पे आ जाना यार, कितनी चीजें घूम फिर कहां जाती, किधर ही किधर निकल जाते हैं हम ना बात करते करते। मेरा सपना तो इस तरह का वो माहौल बनाने के लिए वो योद्धा तैयार करना है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई कुछ लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो गांव गांव जाकर जगाने के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत हफ्ते में एक दिन कंफर्म करके कि हम जाया करेंगे। तो उसके लिए पहले सारी नॉलेज ले लो, ताकि जब कोई सामने वाला आपसे सवाल पूछे तो आपके पास कम से कम उसके सवाल का जवाब तो हो। और उतने लोगों को तैयार करके मैं अपने गुरुकुल पे लगूं। तो जो लोग इधर लगेंगे उनके बच्चों को हम संभाल लेंगे, टेंशन खत्म, कि तुम्हारी टेंशन हमारी कम, तुम करो। तो इसलिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कोई इससे कोई दूसरे लाभ लेने हैं। और जो मकसद की बात हम कर रहे थे शुरू से कि आपका असल पर्पस तो है, देखो असली मकसद तो है पंच तत्व में विलीन हो जाना। इसके अतिरिक्त आपका कुछ नहीं है। यहां जितने मर्जी बोलते रहो, मैंने भी कह तो दिया है कि मेरा तो जिंदगी का मकसद ऐसा गुरुकुल खड़ा करना है। कल तक परसों तक का, अगले सांस तक का तो भरोसा किसी भी चीज का नहीं है। लेकिन फिर भी जो आदेश आए, जो बात आए कि ऐसा होना चाहिए, ये बात कहने का मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि हम ना कर पाए तो कोई बच्चा, कोई सुन रहा हो, कोई आगे सुने और देखे कि यार ये किया जाना चाहिए। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको बता रहा हूं, अपने पास जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अभी भी अगर भारत की जनसंख्या ट्रिपल हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो भी हमारे पास फालतू रिसोर्सेज हैं। जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे एक एक औलाद है, मेरे दादाजी की 8 औलाद हैं। इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो हम 8 गुना थे। हमको गलत बताया गया कि भारत की जनसंख्या इतनी थी और अब इतनी हो गई। झूठ बकाया जा रहा है। बीमारियों के बारे में झूठ बताया जा रहा है, कितने लोग मरे झूठ बताया जा रहा है, कितने आंकड़े, सब आंकड़ों के साथ खेला जा रहा है। हर 6 महीने में 6 करोड़ लोग कहां जा रहे हैं पता है? बूटी लीन हो रहे हैं। बूटी लीन समझते हैं? जो आपको कोरोना की वैक्सीन लगी थी और बताया नहीं जा रहा आपको। ये शमशान घाट के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए वो कह रहे हैं शमशान घाट में मत ले जाया करो, इलेक्ट्रिक वो आएंगी, अभी ये पोल्यूशन फैलाती हैं, बस बिजली वाली आएंगी, तुम उसमें बंदा डालो और सामान लो। तुमने हरिद्वार फेंक के आना होता है ना उसको। मतलब आप उसकी जीते जी तो इज्जत कर नहीं रहे हो। जीते जी तो उसको लगवा दी वैक्सीन, धक्के से उनके आगे बैठा दिया कि लो तुमको पेंशन नहीं मिलेगी। अब हमारे भी बुजुर्गों ने कहा था कि भाई वैक्सीन लगवा लें क्या? मैंने कहा काहे को, क्या जरूरत पड़ी है? बोले वैक्सीन नहीं, ओ पेंशन नहीं मिलेगी। तो पेंशन के भरोसे बैठे हो? तो इतने बड़े बड़े सांड पैदा कर दिए, तुमको रोटी नहीं खिला पाएंगे हम पाल के खड़े कर दिए, अपने बुजुर्गों को रोटी नहीं खिला पाएंगे क्या? इतने बेशरम और इतने वाहियात बच्चे नौजवान है क्या हम कि अपने बुजुर्गों को वैक्सीन के लिए हम लोग, मतलब पेंशन के लिए वैक्सीन लगवाएंगे? ये बेशर्मी की बात है कि नहीं, बताओ आप। अरे भाई चलो, आप उस बात को सही मानते थे, आपने वो लगवा ली, वो अलग बात है। आप किसी नेता के बहकावे में आ गए, वो अलग बात है। आप उस टाइम पे डर गए थे, टीवी ने डर का माहौल बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन वैक्सीन इसलिए लगवा रहे हो क्योंकि हमको पेंशन नहीं मिलेगी यार, राशन नहीं मिलेगा। उस गांव को डूब के मर जाना चाहिए जहां का आदमी, जहां का गरीब आदमी इसलिए वैक्सीन लगा रहा है कि उसे राशन नहीं मिला तो भूखा मर जाएगा। उस पूरे गांव को डूब के मर जाना चाहिए ना, उस पूरे समाज को डूब के मर जाना चाहिए।
कि आदमी भूख से डरता हुआ वैक्सीन लगा के सरकार के एजेंडों के अंदर फंस रहा है। एक अल्टरनेट यह था कि सरकार ने डर का माहौल बना दिया, तो जो लोग जानते थे उनका क्या? आपके नेताजी ने नहीं लगवाई है जनाब, उनको सब पता था। आप जिस भी पार्टी के वर्कर हो, मुझे नहीं पता है और ना मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन आपका कोई भी नेता हो उसने नहीं लगवाई है, और जिसने लगवाई है वो टपक रहा है, लेकिन आपको नहीं बताया उसने। वो हरामखोर भांड, नेशनल भांड अमिताभ बच्चन खुद नहीं लगवाई है, लेकिन सुअर के पिल्ले ने सारे देश को लगाने के लिए प्रेरित किया। ये जितने अभिनेता लोग हैं खुद नहीं लगवाए हैं, लेकिन आपको बोलेंगे, है ना, तसल्ली बिठाई हमारी। ये शर्म की बात थी हमारे लिए कि समाज में सब कुछ होते हुए हमारे लोगों को जबरदस्ती उन लोगों ने अपने एजेंडे में फंसाया और हम फंस गए। दुख का विषय यह है, हम फंस गए। मकसद हमारा, फिर मैं वही कह रहा हूं, वही है पंचतत्व में विलीन हो जाना। लेकिन पंचतत्व में विलीन होने से पहले परमात्मा का काम तो करना पड़ेगा ना। नहीं करोगे तो फिर आओगे, फिर चक्री काट के यही आना पड़ेगा, फिर यहीं पे आकर के पूरा करना ही पड़ेगा। तो बेटर क्या है, इसी जन्म में कर ले कि अगले का इंतजार करना है? और अगला सीधा डायरेक्ट मिलेगा जरूरी नहीं है, आदमी का ही मिल जाएगा। अगर जो पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि भैया आदमी गधा नहीं बन सकता। वो इस शरीर में रहते हुए भी गधा होता है, तो दूसरे गधे के शरीर में डालने में क्या दिक्कत है? भाई बुद्धि तो देनी वैसी गधे जैसी, इसमें क्या। अब बात यह आती है कि मकसद देखो, इस पूरी सृष्टि को प्रेम पूर्वक चलाने के लिए, शांति पूर्वक चलाने के लिए, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए हमारा जो योगदान बनता है वो हमारा असल पर्पस है। समझ में आया? यानी किसी व्यक्ति को, किसी ऋषि मुनि को किसी वक्त पैदा कर दिया और ये कहा कि इस वक्त धरती पर कोई नहीं है या दुनिया देश में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, तो उसका पर्पस था कि उन दिक्कतों को दूर करने के लिए समाज को दिशा देने का काम तुमको करना है। तो तुमको कुछ ऐसा लिखना है, तुमको कुछ ऐसा बोलना है जिससे अगली पीढ़ियां कुछ अपने जीवन के मकसद तय कर सकें। फिर उसकी बात को मानते हुए उससे अगली पीढ़ी का काम था उसी चीज को आगे लेकर के जाना। सारी गड़बड़ कहां हुई कि जो परमात्मा ने, मान लो मुझे कुछ कह दिया, अब सीधी सी बात है भैया, हमारी तो इतनी समझ नहीं है कि जो वो कहना चाह रहा है हम पूरी समझ लें। जो मैंने बताया सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में हमने किया था, लिखी हुई एक लाइन हमसे पूरी नहीं बोली जाती। जीवन के मकसद को इतने बड़े को कैसे समझ लेंगे यार? नहीं समझे? और प्रैक्टिकल करना हो तो अपने घर में करके देख लेना। 2 लाइन लिखना मात्र, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, 2 लाइन लिखना मात्र। और वो 2 लाइन लिख के अपनी पत्नी को पढ़ा देना या पति को पढ़ा देना और बोलना इसको याद कर लो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। तुमने ये बात बच्चे को बतानी है, बेटे को, फिर बेटे को बोल देना, बेटी को बतानी है, दूसरे बच्चे को बतानी है, और फिर लास्ट वाले बंदे से पूछना कि क्या बताया गया है। आप देखोगे एक भी व्यक्ति वो बात नहीं बोल रहा है जो लिखी हुई है या जो उसको कान में बोली गई। जो कान में बोली वो कुछ और थी और जो उसने बोली वो कुछ और थी। अर्थात जो ऋषि मुनि या जो हमारे पुरखे बताना चाहते थे वो कुछ और था, और जो आज वाला ठेकेदार बता रहा है वो कुछ और है। इसीलिए ना मनुस्मृति को पढ़ने वाला वो बता रहा है जो मनुस्मृति वाले लिखने वाले ने बोला, और ना ही कुरान को बताने वाला बता रहा है कि कुरान में क्या लिखा है।
और ना ही वेद को बताने वाला बता रहा है कि वेद में क्या लिखा है। सब अपना मतलब हल करने के लिए अपने एजेंडे चला रहे हैं। कुछ भी सत्य नहीं बताया जा रहा है आपको, और आप उस झूठ में फंस करके अपने असली मकसद से भाग रहे हैं। आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप उस कुचक्कर में फंसने जा रहे हैं। वो असली मकसद अगर आपको पता करना हो, 10, 20, 30 काम करके दिन में किसी के लिए कुछ करके देखो, किसी के लिए कुछ करके देखो, और दिन में ढूंढो इनमें से सबसे ज्यादा आत्मिक शांति किस काम में मिली। शांति। देखो, आप किसी के लिए पिटोगे ना, और उससे आपको शाम को मजा आ रहा है, शांति मिल रही है, तो समझो पिटने के लिए ही बने हो। बहुत लोग मिलेंगे आपको आपके परिवार में, जिसमें परिवार में कर कोई और रहा होता है और वो अपना इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और गालियां खा रहा होता है वो बंदा। है आपके परिवारों में ऐसे लोग, आप पता है आपको कि वो उसने किया नहीं था, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम था, वो फिर भी खुश है, उसको मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई इल्जाम लगा दे तो आग लग जाती है। वो अलग अलग एंगल के लोग हैं। तो आपको जो काम करने में अंदर से एकदम फील आ रहा है ना, हा, मजा आया, ये करके मजा आया, वो ढूंढना है। ये आपका मकसद पहला है। किसी को वो कला में मिलेगा, किसी को गाने में मिलेगा, किसी को लिखने में मिलेगा, किसी को बोलने में मिलेगा, किसी को चलने में मिलेगा, किसी को बैठने में मिलेगा, किसी को राजनीति में मिलेगा, किसी को खाना बनाने में मिलेगा, किसी को खाना खाने में आ जाए। समझे ना? और सबका टेस्ट अलग है भैया। अब सुअर को सामने आप पिज्जा ले जाके रख दो, फटाक से खा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पिज्जा और मल एक ही होता है। लेकिन वो आप उसके सामने शाकाहारी भोजन ले जाके रख दो तो बोलेगा, है क्या गंद लेके आया है? नहीं समझे? सबका अपना अपना टेस्ट है, जिसको जिस चीज के लिए बनाया है। देखो, हमारे शरीर से जो निकला है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी कोई दूसरा जानवर है, वो किसके काम का है? यानी कुछ भी चीज वेस्टेज है ही नहीं इस धरती पर। सारा साइकिल आपस में ऐसे बना हुआ है। तो आप जो करने के बाद बहुत खुश महसूस करते हो, अंदर से शांत। देखो, एक होता है दिखने वाली शांति, आपको पैसा मिला, तनख्वाह मिली, एक दिन की शांति थी खाली, नहीं, ये नहीं। आपने गाड़ी खरीदी, आपको मजा आया, एक दिन आया आपको मजा खाली। मजा किस लिए आया? क्योंकि उस दिन आपको लगा कि अब आप अपने से ऊपर वाले लेवल में सेट हो गए हो। फिर आपको